नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, जिन मेरे भाई बहनों का उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है, उन पेपरों को देखते हुए मैं ये सेशन लेकर के आया हूँ जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मित्र। अतः जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये सेशन अति महत्वपूर्ण होने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसी जो पेपर हो चुके हैं 23, 24 और 25 का, उसको टारगेट बनाते हुए उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के आधार पर मैंने सेशन बनाया हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे भाई बहन नेक्स्ट डेटों में जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो यहाँ से उनको मैं दावे के साथ कहूँगा कि लगभग 50% क्वेश्चन बच जाएंगे। मैंने इस तरीके से बेस तैयार किया है। आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके 100% इससे आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिए, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत करिए मित्र। इसमें जीएस के लगभग मैंने 60 एमसीक्यू लिए मित्र। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार होने के लिए जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका छूटता है, आप इसे स्किप करेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन का आपका वादा किया है, आपके 100% जीएस के आ जाएंगे मित्र। बस आप सेशन को पूरा देखें, कंप्लीट देखें और कोई पार्ट इसका स्किप न करें। लेकिन मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश आपसे यह है कि आप सेशन पे नहीं हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस पर ये आपका जो भाई है, बड़ा भाई मानते हैं या गुरु मानते हैं, जो मानते हैं, दोस्त मानते हैं, तो वो इस प्लेटफार्म पर जीएस के सारे विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री में गिफ्ट में पढ़ाता है। बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं मित्र। इसलिए सेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 दोस्तों के साथ प्लीज़ एक काम कर दीजिए, 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो मित्र, सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। और अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पूछा यह गया है कि पुलिस की फुल फॉर्म क्या है। पुलिस की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन मैं जानता हूं जो मेरे भावी पुलिसकर्मी हैं उनको इस क्वेश्चन का जानना बहुत ज़रूरी है कि वो पुलिस में लगने के लिए आ रहे हैं। पुलिस की फुल फॉर्म क्या होती है उनको 100% पता होना चाहिए। तो पुलिस की मित्र फुल फॉर्म होती है पब्लिक। ओ पी से क्या होता है, पब्लिक होता है। ओ से ऑफिसर होता है। फॉर लीगल, एल से क्या होता है, लीगल। आई से होता है इन्वेस्टिगेशन, क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। एंड क्रिमिनल, सी से क्या होता है, क्रिमिनल होता है। और ई से इमरजेंसी होता है। तो एक बार फिर देख लीजिए, जैसे पी से क्या हो गया, पुलिस हो गया। ओ से क्या हो गया, ऑफिसर हो गया। एल से हो गया लीगल हो गया। आई से इन्वेस्टिगेशन हो गया। सी से क्रिमिनल हो गया। ई से इमरजेंसी हो गया। ये पुलिस की फुल फॉर्म होती है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन की ओर जाएंगे, आप लोग याद कर लेना। वैसे नॉलेज के लिए भी आपको यह जरूरी है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए मित्र। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान की 7वीं अनुसूची में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था, पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? क्या वह राज्य सूची का विषय है, या केंद्र सूची का विषय है, या समवर्ती सूची का विषय है? ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जो पुलिस और लोक व्यवस्था है वह राज्य सूची का विषय है। किस सूची का? राज्य सूची का विषय है। आप लोग याद रखना। राज्य सूची में इस समय कितने विषय हैं अगर पूछा जाए, कितने हैं? 65 में 65 हैं। ठीक है, 65 में एक आपका ये भी है, पुलिस और लोक व्यवस्था बच्चों। ठीक है, और जो केंद्र सूची है इसमें अगर विषयों की बात की जाए तो बताइएगा 100 विषय हैं। कितने? 100 विषय हैं। ठीक है, और समवर्ती सूची जैसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, पूछा जाए कि समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मेरे भाई बगैर देरी के बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो जो समवर्ती सूची है इसमें 52 विषय हैं वर्तमान समय में भाई। ठीक है, तो मैंने बट इस क्वेश्चन का दूसरे का जो राइट आंसर है वो ए बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे मेरे भाई। ठीक है, पुलिस और लोक व्यवस्था किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन पूछा यह गया है, पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? यह पूछा गया है कि पुलिस विभाग है मेरे भाई, यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? क्या यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है?
क्या यह राज्यसभा के अधीन आता है, क्या ये लोकसभा के या गृह मंत्रालय के अधीन आता है? तो मैं जानता हूं इस क्वेश्चन को लगभग 99% लोग जानते होंगे जो तैयारी कर रहे हैं। ये हमेशा गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आप लोग याद रखना, होम मिनिस्ट्री के तहत ये पुलिस विभाग आपका आता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जो इंडिया है अपना, इसमें भारत में पुलिस व्यवस्था का फादर किसे माना जाता है, मदर किसे कहा जाता है, या जनक किसे कहा जाता है? बात एक ही है, उठापटक कैसे भी कर लीजिए आप। तो मित्र, जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस था, लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो आपको इमेज पे ये दिखाई दे रहा है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ये इसे भारत में पुलिस व्यवस्था का क्या माना जाता है? जनक का माना जाता है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की थी बच्चों। ठीक है, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवेलिस को क्या मानते हैं? पुलिस व्यवस्था का जनक मानते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सबसे ऊंचा पद कौन सा है, ये पूछा गया है। और मैं जानता हूं इस बात को सभी लोग जानते होंगे, इस बात को सभी लोग जानते हो, डीजीपी का होता है। किसका? डीजीपी का होता है। अच्छा, आपको यह बताना है वर्तमान समय में, इस समय वर्तमान समय में डीजीपी कौन है? डीजीपी कौन है? तो प्रशांत कुमार है। कौन है मित्र? प्रशांत कुमार है मित्र, ध्यान रखना मेरे भाई बहन, कौन है? प्रशांत कुमार है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो रियली आप इसको लाइक करिए और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, डीजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जो डीजीपी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होती है, पब्लिक नहीं होती है, गलत मत कर देना। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और इस समय कौन है? प्रशांत कुमार जी हैं, इस बात को भी ध्यान रखना, डीजीपी। आगे ध्यान दीजिए, पूछा यह गया है, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं थी? आपको बताना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण बात है यहां पर। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत भारत में पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। भारत में पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। और इसमें पूछा जाए कितने धाराएं हैं इसमें, तो बताइए 47 धाराएं। ठीक है, और इस अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1861 की जो धारा एक है, इसमें पुलिस शब्द को, किसको? पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। पुलिस शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, बता दीजिए। 47 बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए पूछा गया है, बुद्ध चरित्र महाकाव्य जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिए, यहां से 2 क्वेश्चन बन गए। बौद्धों का रामायण किस बौद्ध ग्रंथ को कहा जाता है? तो बताइए, बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। किसको? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, किसको? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, बौद्धों की रामायण। पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र है, इसकी रचयिता कौन थी? तो इसके जो रचयिता मित्र अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। एक बात और यहां पर बता, एक्स्ट्रा लेकर मुझसे जाइएगा। देखिए, जो अश्वघोष थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र नामक बौद्ध ग्रंथ लिखा, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, ये कनिष्क की, किसके? कनिष्क के दरबारी कवि थे। और कनिष्क की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी और मथुरा भी थी, पूछा जा सकता है। और ये कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था, इस बात को भी ध्यान रखिए, कुषाण वंश का शासक था। जो अश्वघोष थे कनिष्क के दरबारी कवि थे और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। इसकी राजधानी थानेश्वर अथवा मथुरा थी बच्चों, 2 राजधानियां थी। इसलिए इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर है ए सही है। ठीक है, अच्छा एक बात पूछो, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इस ऑप्शन में से बताइए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आप इस क्वेश्चन में से देखकर बताइए। इसमें से 4 ऑप्शन है, लेकिन अश्वघोष को नहीं कहा जाता। देखिए, जो नागार्जुन है, कौन है? नागार्जुन। इन्हें भारत का
अश्व घोष कहा जाता है। सॉरी, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सॉरी, भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो इंडिका नामक पुस्तक है जिसमें आपको पाटलिपुत्र की नगरीय व्यवस्था का वर्णन मिलता है। एक बात ध्यान रखना, इसमें मौर्य वंश का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन पाटलिपुत्र की जो व्यवस्था थी, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसका वर्णन मिलता है। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, मेगास्थनीज थी। कौन है? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है बच्चों। ठीक है, इसमें मौर्य वंश के, सॉरी, पाटलिपुत्र नगर की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक है बच्चों, और यद्यप देखो मौर्य वंश के बारे में अगर बात की जाए, मौर्य वंश के बारे में बात की जाए तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो मिलती है वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, उससे मिलती है। और अर्थशास्त्र के मित्र 18 भाग हैं। कितने? 18 भाग हैं। इस बात, सॉरी, 15 भाग हैं, 18 नहीं 15 हैं, 15 भाग हैं। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, और अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा ये बताइए, फायान और वैनसांग। फायान था मित्र, इसमें फायान लिखा हुआ है, यह चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था, चीन का रहने वाला था, और इसने भारत में आकर के, यह किसके दरबार में भारत में आया था, यह पूछा जाता है कि फायान निम्न में से किसके दरबार में भारत आया था, यह पूछा जाता है। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, द्वितीय के शासनकाल में आया था। हो सकता है पूछ लिया जाए। इसके साथ साथ जो वैनसांग है, कौन? वैनसांग, ये किसके दरबार में आया था? तो ध्यान रखना, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था बच्चों। ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, आप लोग विशेष तौर से याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा यह गया है, निम्न में से कौन रचना विष्णु शर्मा की है? ऐसी कौन सी रचना है जो विष्णु शर्मा की है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये पंचतंत्र लिखी है बच्चों। कौन सी लिखी है? पंचतंत्र लिखी है। ठीक है, अच्छा, उत्तरी रामचरित्र किसने लिखा है? उत्तरी रामचरित्र है, इसके लेखक कौन है, ये पूछा गया है। उत्तरी रामचरित्र के लेखक मैं आपसे पूछता हूं तो बताइए, भवभूति है बच्चों। कौन है? भवभूति। ठीक है, और गीत गोविंद ये किसने लिखा है? तो जयदेव ने लिखा है। किसने? जयदेव ने लिखा है। आप लोग याद रखना। महाभारत के रचयिता कौन है? तो बताइए, महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। वेद व्यास हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन पंचतंत्र जो पुस्तक है उसका रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे और यहां से क्वेश्चन बनेंगे मित्र। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वो किसने लिखा है, ये पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो सकता है? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है मेरे भाई, वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। ए ऑप्शन की हो जाएंगे, सत्यार्थ प्रकाश। अब देखो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। किसका? आर्य समाज का। इनकी रचना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। कब की थी? 1875 में। इन्होंने 1875 में ही क्या किया था? आर्य समाज की भी स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक 1875 में लिखी और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम पूछ लिया जाता है कि इनका मूल नाम क्या था, तो बता दीजिए, मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। अच्छा,
भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? तो बताइएगा कि दयानंद सरस्वती जी को कहते हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस फैक्ट को याद रखिए। अच्छा, वेदों की ओर लौटो, हो सकता है फैक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो बताइए, आपको दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इसलिए इस फैक्ट को आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भारत पुस्तक के रचयिता कौन है? वर्तमान भारत पुस्तक के रचयिता कौन है, यह पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह स्वामी विवेकानंद है। कौन है? स्वामी विवेकानंद। आपको दिखाई दे रहे होंगे, वर्तमान जो पुस्तक है, वर्तमान भारत पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद ने 1893 में 92-93 में शिकागो यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था तो बता देना, कहां, किस शहर में? तो शिकागो शहर में। लेकिन वर्तमान भारत जो पुस्तक है मेरे भाई, वो किसने लिखी है? तो बताइए, स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। अगला है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, ये पूछा गया है। नेचुरल हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है, ये पूछा गया। 8वां क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो मित्र इसके जो रचयिता प्लिनी है, कौन है? प्लिनी है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि लेखकों से और पुस्तकों से इस बार क्वेश्चन हर, देखो 23 अगस्त का और 24 अगस्त का जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछे गए, और 25 अगस्त जो आज है, तो हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। अगला क्वेश्चन मित्र, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम क्या है मित्र? जो संसद है उसका नाम जातीय संसद है। क्या है? जातीय संसद है। ध्यान रखना, बांग्लादेश अपना पड़ोसी मुल्क है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय जो 23 और 24 का एग्जाम हुआ है उसमें भारत के जितने पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ से कोई न कोई राजधानी, प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट या मुद्रा से क्वेश्चन आ रही है। इसलिए जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बताने का यहाँ प्रयास करूंगा। बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसे जातीय संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, इसकी जो राजधानी है वो ढाका है, आपको पता है, और मुद्रा यहाँ पर कौन सी है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है, और राजधानी ढाका है। देखिए 24 अगस्त का जो एग्जाम हुआ है सेकंड मीटिंग वाला, उसमें बांग्लादेश की राजधानी पूछी है। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो ढाका है। अच्छा, यहाँ की संसद बताई दी मैंने, जातीय संसद है। राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। 1971 में बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसे आज़ाद कराया इंदिरा गांधी के समय में। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर के बच्चों समथिंग है। ठीक है, पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मुल्क है, भारत का पड़ोसी देश ऐसा कौन सा है जो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा भारत के साथ बनाता है, तो उसका में आप बताएंगे बांग्लादेश है मेरे भाई। क्या है? बांग्लादेश है। आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी? अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी पता है, काबुल है। कौन सी है? काबुल है। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखिए कि जो अफगानिस्तान है वह भारत के साथ सबसे कम न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। कितने किलोमीटर बनाता है? तो लगभग 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर के समथिंग बनाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल है। आप लोग बेहतरीन तरीके से इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, सभी को पता है। यहाँ की मुद्रा अफगानी है, और यहाँ की संसद को शूरा कहा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ की जो पार्लियामेंट है जो अफगानिस्तान की, उसे शूरा कहा जाता है। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि जो शूरा है, जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट है, इसे भारत ने बनवाया था। इंडिया ने वहाँ की पार्लियामेंट को क्या कराया था? निर्माण कराया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद हसन खुद हैं, कार्यवाहक हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है वो उसको क्या कहते हैं? तो डूरंड सीमा रेखा कहते हैं। आप लोग इस फैक्ट को अलग से याद रख सकते हो। अफगानिस्तान केवल लद्दाख जो राज्य है, भारत का यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उससे सीमा रेखा बनाता है। आगे ध्यान दीजिए, भूटान की संसद का नाम क्या है? भूटान की संसद का नाम क्या है? ये भूटान की जो संसद है उसका नाम
त्सोंगडू है। कौन सी है? त्सोंगडू है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर है। ध्यान रखना। देखिए जो 23 का एग्जाम हुआ था, 23 अगस्त का फर्स्ट पाली का, उसमें भूटान की राजधानी पूछी थी। उसमें भूटान की कैपिटल को पूछा गया था कि भूटान की कैपिटल कौन सी है। बट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भूटान की संसद को क्या कहते हैं? त्सोंगडू कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? त्सोंगडू कहते हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हो। इसकी राजधानी कौन सी है? थिम्पू है। कौन सी? थिम्पू। आप लोग याद रखना। ये इसकी मुद्रा मित्र भाई पूछी जा सकती है। यहाँ की जो मनी है उसको ध्यान रखना कि भूटान की मनी का नाम क्या है। भूटान की मनी है उसका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे नगुल-ट्रम। क्या बताएंगे? नगुल-ट्रम है। ठीक है। संसद मैंने आपको बताई थी तोंगसू है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो त्सांगसे तोब्गे हैं। भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मानस नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है बच्चों। ठीक है। इतनी बात आप लोग अलग से याद कर लेना। अब आगे प्रधानमंत्री। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम शहबाज शरीफ है। क्या है? शहबाज शरीफ। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। हो सकता है पूछ लिया जाए। ये पाकिस्तान का मैप है। ये पाकिस्तान का बच्चों क्या है? मैप है। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का क्या है? मैप है। यहाँ के जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। और पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली यहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है। और राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी हैं। शहबाज शरीफ यहाँ के कौन है? बता सकते हैं? प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक नहरें हैं, इसलिए पाकिस्तान को मित्र क्या कहा जाता है? तो बता दीजिए, नहरों का देश कहा जाता है। आप लोग बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? अपना पड़ोसी मुल्क है, जली देश है। तो श्रीलंका की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है? तो श्रीलंका की संसद को मित्र पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। श्रीलंका की जो संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बता दीजिए कि पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी जयवर्धने कोटे है। क्या है? जयवर्धने कोटे है श्रीलंका की राजधानी। पहले कौन सी थी? कोलंबो थी। ठीक है। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। पार्लियामेंट यहाँ की संसद है। राष्ट्रपति कौन है पूछे जा सकते हैं? रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दिनेश गुणावर्दे यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। जो श्रीलंका है मित्र, इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। और श्रीलंका की सबसे बड़ी जो नदी है उसे महाबली गंगा कहा जाता है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महाबली गंगा। ठीक है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग किस देश की संसद का नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना पड़ोसी मुल्क के स्टार लगा लेना मेरे भाई, फिर ये मत कहना कि आपने सर बताया नहीं। ठीक है। जो पूछा गया है राष्ट्रीय पंचांग है वो किस देश की पार्लियामेंट का नाम है? तो बताइए, नेपाल की का है। ठीक है। नेपाल की का है। इन सब के बारे में पहले बता चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। इसकी राजधानी काठमांडू है। और नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। संसद राष्ट्रीय पंचांग है। रामचंद्र पौडेली यहाँ के बच्चों कौन है? राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल है। लेकिन अभी चेंज हो गए हैं। आप नेट पे जाइए, तुरंत सर्च करिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है। अच्छा, भगवान बुद्ध का जो जन्म कपिलवस्तु के लुम्मकी नामक वन में हुआ था वो मोस्टली कहाँ पर है? तो वो मोस्टली आपके कहाँ पर है? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। जब भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेपाल में हुआ था बच्चों। ठीक है। 563 ईसा पूर्व। कब? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रख सकते हैं। और विश्व की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल में उसे क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर के समथिंग है। ठीक है। किलोमीटर नहीं, मीटर है। ठीक है। अच्छा, सागर माथा का अर्थ क्या होता है? तो आकाश की देवी होता है। क्या होता है? आकाश की देवी होता है। आप लोग वैसे भी लॉजिक लगा करके इसका आंसर बता सकते हैं बच्चों। अगला है, नेपिडा किस देश की राजधानी है? ये पूछा गया है। नेपिडा है वो किस देश की राजधानी है? ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, चीन। तो मित्र ये म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा है। आप लोग याद रखेंगे। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम इसका वर्मा था।
कौन सा था? वर्मा था। उस समय इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो रंगून हुआ करती थी, ठीक है। और 1935 में 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से इस बर्मा को अलग कर दिया गया था, म्यांमार को, ठीक है बच्चों। नेपिडा आपके म्यांमार की क्या है बता सकते हैं? राजधानी है बच्चों। और यहाँ के जो पार्लियामेंट है उसे फिंतु हल्तो कहते हैं, फिंतु हलुतो कहते हैं, ठीक है। मुद्रा इसकी बच्चों 100% याद रखना क्यात है। म्यांमार की मुद्रा आप लोग 100% याद रखें, क्यात पूछी जा सकती है पुलिस के एग्जाम में ये आ सकती है, मुझे पूरा विश्वास है। संसद जरूर याद कर लीजिए, मुद्रा याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री कौन है? मिन आंग हुतुलो, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, जिसे बता चुका हूं। इसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अंग्रेजों ने इसे अलग कर दिया था बच्चों। अच्छा, बीजिंग किस देश की राजधानी है? तो सभी लोग जानते हैं बीजिंग आपकी चाइना की राजधानी है। किसकी? चीन की राजधानी है, ठीक है। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग है। और चीन एशिया का महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की मुद्रा याद रखना बच्चों, रेन मिनबी, रेन मिनबी यहाँ की मुद्रा, इसे युआन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युआन कहा जाता है। यहाँ की पार्लियामेंट को पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। जितनी संसद बताइए आप लोग 100%, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, सब लोग याद कर लेना। प्रधानमंत्री कौन है? ली क्यांग है। और यहाँ के राष्ट्रपति इंपोर्टेंट है, शी जिनपिंग, ठीक है। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है, इस बात को ध्यान रखना। चीन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग, ठीक है। यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अच्छे फैक्ट हैं, आप लोग याद कर सकते हो बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, रूफिया किस देश की मुद्रा का नाम है? रूफिया है वो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो मित्र, जो मालदीप है, कौन सा? मालदीप है। मालदीप की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रूफिया है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी है मार्ले है। और जो मालदीप है वह कहाँ पर है? तो बता सकते हैं अरब सागर में स्थित है। जो मालदीप है अपना पड़ोसी मुल्क है, ये अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, हिंद महासागर मन लगा देना, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है? बता दी, मार्ले है। मालदीप रुपया यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की संसद आप लोग मित्र 100% याद कर लेना, मजलिस 1,00,000% याद कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, पूछी जा सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइजुद्दीन है यहाँ के राष्ट्रपति। भारत को मालदीव 8 डिग्री चैनल से क्या करता है? अलग करता है। भारत और मालदीव चलो देख, जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है? मालदीव है, ठीक है। और ये अपना कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो बता सकते हैं लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, क्योंकि भारत पर इसका अधिकार है। इसके बीच में जल संधि है ना, ये वाले जल, ये चैनल है ना, इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं, 8 डिग्री चैनल। और नीचे ये क्या है? मालदीव है बच्चों, ठीक है। आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला है स्टेट ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? तो मित्र, ये अपना अच्छा पुराना दोस्त है, इसको नहीं बोलना चाहिए। इसने हमारा हमेशा साथ दिया है। USA अमेरिका हमेशा हमारे साथ धोखा देता है, बट ये बंदा है, ये जो कंट्री है, ये हमें कभी धोखा नहीं देता। इस जो ये कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है? रूस। रूस की जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूमा कहा जाता है मित्र। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। आप लोग याद रखना, यह यूरोप और एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मास्को इसकी राजधानी है। रूबल यहाँ की मुद्रा है। स्टेट ड्यूमा कौन है? यहाँ की संसद है। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। आप लोग बेहतरीन तरीका से इन बातों को ध्यान रख लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। और ये इसमें सेशन में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, आए हुए हैं मेरे भाई, ऐसे नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3 यह कहता है, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 यह कहता है कि संसद विधि द्वारा, संसद जो पार्लियामेंट हो विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित जो राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया था, उत्तरांचल अलग कर दिया था 2000 में, उनके क्षेत्र सीमा में नाम में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी सही है मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, अब कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए हुए जिनके बारे में आप जान लीजिए, जानने से कुछ नहीं जाता है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिए। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है,
ठीक है, आर्टिकल 1 में ये बताया गया भारत है वो राज्यों का संघ है और इसी में इंडिया अर्थात भारत शब्द का क्या है, वर्णन है मेरे भाई। ठीक है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता, इंडिया शब्द को हटा नहीं सकते आप। अनुच्छेद 2 क्या बताता है, संसद को नए राज्यों में प्रवेश स्थापन करने की विधि का बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 तो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता संबंधी प्रावधान देता है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन से आर्टिकल हैं जो सिटीजनशिप, जो नागरिकता का वर्णन करता है। तो सबसे पहले यहां 2 बातें बताऊंगा। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 आपका नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 आपका नागरिकता से संबंधित है और भाग 2 में भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है, नागरिकता का वर्णन किया गया। क्योंकि आपको पता है भारतीय संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और आप 12 अनुसूचियां हैं, तो 22 भाग में से दूसरा भाग है उसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। आप लोग याद रखिए बच्चों, अनुच्छेद पूछा जाए 5 से लेकर के 11 तक इसका वर्णन है बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ बात बताने की कोशिश करूंगा। भाग जो 1 है उसमें भाग 1 इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है, इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2 जो नागरिकता संबंधी है अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 12 से 35 तक है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है जो अमेरिका से लिए गए। और भाग 4 बता सकते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, डीपीएसपी का वर्णन है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया बच्चों। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं, आप लोग 100% को याद कर लीजिएगा। पूछा यह गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है, कौन है राज्य, कौन सी बीमारी है राज्य क्या चीज है, कोई वस्तु है, क्या चीज है। तो राज्य को परिभाषित किया गया वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे भाई अनुच्छेद 12 सही है। अनुच्छेद 12 सही है। अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। आगे ध्यान दीजिए, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो रिक्वेस्ट एक बार फिर कहूंगा आपके हाथ जोड़ करके कि प्लीज सेशन को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक जरूर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पूछा गया है मौलिक अधिकारों का वर्णन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया, यह पूछा गया है। तो मित्र ध्यान दीजिए, भाग 3 भारतीय संविधान का भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब कुछ जैसे समानता का अधिकार है, आपको पता है भारतीय संविधान में देखा जाए वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। और मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कितने थे तो बताइए। मूल संविधान में बच्चा 7 थे। ठीक है, एक जो घटाया गया है वो कौन सा घटाया गया है, वो आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा मेरे भाई? संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। अब क्या कर सकती है सरकार? आपकी संपत्ति अधिग्रहण कर सकती है अपने विकास के लिए, आप रोक नहीं सकते, आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। संपत्ति का अधिकार है, इसे हटा दिया गया है और इसे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 300 कितना 300 क में रख दिया गया है इसको। ठीक है, और एक किस संविधान संशोधन हटाया गया था तो 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। सबसे पहले कौन सा? समानता का अधिकार है जो 14 से लेकर 18 तक है, 5 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। देखिए विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगर पूछा जाए विधि के समक्ष समानता इसे कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। आप लोग नोट करते जाइए। और विधि के समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन बातों को आप लोग याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सभी लोग समान हैं, नौकरियों में सभी लोगों को समान मतलब अवसर प्रदान किए जाएंगे, लेकिन राज्य वित्त द्वारा कुछ जो निम्न आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको आरक्षण दे करके क्या व्यवस्था उनके लिए समानता की व्यवस्था कर सकती है। बस यही अनुच्छेद है जो आरक्षण से संबंधित है। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है, छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है बच्चों, हो सकता है पूछ लिया जाए, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और छोड़ के कोई नहीं जाएगा। आपको आज ये क्लास देखनी पड़ेगी।
यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, वर्दी पहननी है, तो इस क्लास को देखिएगा, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो इसके बारे में मैंने जस्ट अभी बताया था, आर्टिकल 16 मेरे भाई, अनुच्छेद 16 जस्ट मैंने आपको अभी बताया था। अगला है, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये पूछा गया कौन सा क्वेश्चन है? जो भारतीय नागरिक हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी लिंग से हो, वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को या अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का उनको अधिकार है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 29 बताता है, 29 आर्टिकल, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला है, वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, नागरिकों के समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जिसे यूसीसी कहते हैं, का उल्लेखन किस आर्टिकल में दिया गया है? यह पूछा गया क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा, समान नागरिक संहिता, इसको सबसे पहले गोवा ने लागू किया था। किसने? गोवा ने लागू किया था इसको। सबसे पहले पूछा जाए कि समान नागरिकता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो बता दीजिए, गोवा है। वर्तमान समय में 2023 में उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। किसने? उत्तराखंड ने से लागू कर दिया है, ये दूसरा राज्य है। लेकिन समान नागरिक संहिता का वर्णन किसमें है? तो आर्टिकल 44 में है, अनुच्छेद किसमें? 44 में है। आप लोग याद करते जाइए, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन बहुत कुछ बता दूंगा। आप जो मुझे जो कीमती समय दे रहे हैं, उसका आप 100% फायदा उठाएंगे। ध्यान दीजिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। किस आर्टिकल में? देखिए, भारत सरकार है, जो भी सरकार है, चाहे स्टेट की सरकार हो या फिर भारत केंद्र सरकार हो, इस समय पर्यावरण को लेकर के सभी चिंतित हैं। हो सकता है यहां से क्वेश्चन बने, तो आप लोग याद रखिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, इसका वर्णन किसमें? तो आर्टिकल 51A में है। किसमें? आर्टिकल 51A में। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है? तो आपको बताना चाहता हूं, इस समय जो 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति हैं, वो द्रौपदी मुर्मू है। ये 15वें नंबर की है, ठीक है। इनका वर्णन है आर्टिकल 52 में है। किसमें? अनुच्छेद 52 में दिया गया है, आप लोग याद रखना, राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, उसे पद से हटाया जाता है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है। किसमें? आर्टिकल 61 में है। और इसको महाभियोग प्रक्रिया को यूएसए के संविधान से लिया है, मतलब अमेरिका के संविधान से लिया है। इस बात को भी ध्यान रखिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो बताइए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो बताइए, ओम बिड़ला जी हैं, ठीक है। लेकिन धन विधेयक को किस आर्टिकल के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसके लिए आर्टिकल 110 है, अनुच्छेद 110 है। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को याद रखिएगा। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला दिया हुआ है, पूछा यह गया है, लोक नृत्य गिरिडा किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य जो गिरिडा है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे? मध्य प्रदेश से संबंधित है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है, हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, पूछा यह गया है, भारत में कितने शास्त्रीय लोक नृत्य हैं? इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। अपने इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं, मतलब ये पूछा गया है। शास्त्रीय लोक नृत्य हैं, तो मतलब ध्यान रखना 8 हैं। कौन से हैं? 8 हैं। और यूपी से कौन सा लोक नृत्य संबंध है? तो बताइए, कथक, जिसे कथक कहते हैं, ठीक है, ये यूपी संबंधित है, उत्तर भारत से संबंधित है। 8 कौन कौन से हैं, जरा एक बार उनको देख लीजिए। 8 कौन कौन से हैं लोक नृत्य, शास्त्रीय लोक नृत्य, उनको एक बार देख लीजिए। जैसे भरतनाट्यम कहाँ है? तो बताइए, तमिलनाडु का है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जा सकता है, बहुत पूछा जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का है? बताइए, तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ है? केरल का है। एक बात बताऊं आपको, 2 शास्त्रीय लोक नृत्य हैं, वह केरल के हैं। कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम, दोनों याद रखना। कथकली और केरल और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। दोनों को आप लोग याद कर लेना। ओडिसी आपका उड़ीसा का है। सत्रिया किसका है? तो बता सकते हैं, असम का है। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुरी का है। कचपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ? उत्तर प्रदेश। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी, सत्रिया असम है, और मणिपुरी का है, और कचपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इनको 8 को आप लोग याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। अगला, पारंपरिक लोक नृत्य गुटपुआ
किस राज्य का लोक नृत्य है? पारंपरिक लोक नृत्य है। तो मित्र ये उड़ीसा का है। किसका? उड़ीसा का है। आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं, कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं उत्तर प्रदेश के, कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं। हालांकि क्वेश्चन यहां से कट गया है, कोई बात नहीं। कुछ जैसे पूछा इसमें ये गया है, जैसे मेले दिए हुए हैं और स्थान दिया गया है, ठीक है। पूछा यह गया है सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा मेला सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। दादरी मेला कहाँ लगता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दादरी मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बलिया में लगता है। सही है, बिल्कुल सही है। दादरी मेला बलिया में लगता है। उसका पचकुइया मेला कहाँ लगता है? झांसी में लगता है। बिल्कुल सही है। द्विपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो ये मेरठ में लगता है। कहाँ पर? मेरठ में लगता है मित्र। ये लखनऊ में नहीं लगता है, ठीक है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। आप लोग इस बात को याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, नौचंदी मेला आपको बता दिया कहाँ लगता है? मेरठ में बच्चों, ठीक है। बाद बाकी आप लोग याद करते जाएं मेरे साथ साथ। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। कौन सा महापरिनिर्वाण स्थित है? महापरिनिर्वाण मित्र ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो महापरिनिर्वाण है मित्र भगवान बौद्ध को ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। और ये कहां पर प्राप्त हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में इनको प्राप्त हुआ था बच्चों, ठीक है। सारनाथ में क्या हुआ था? तो सारनाथ में भगवान बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था, उपदेश दिया था बच्चों, प्रथम उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। अच्छा, जो प्रथम उपदेश है इसे धर्मचक्र प्रवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तक कहते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बोध गया में भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या? ज्ञान प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। और श्रावस्ती में ये भगवान बुद्ध सर्वाधिक ठहरते थे। वर्षा ऋतु में भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा कहां ठहरते थे? श्रावस्ती में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, श्रावस्ती उस समय कौन से महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ए सही है, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला है काकोरी कांड। काकोरी कांड 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था, सभी को पता है। इस केस के प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिसम्बल, नाम जरूर सुना होगा। इनको उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? जो काकोरी कांड 1925 में हुआ था, पूछा यह गया है इसके मुख्य आरोपी कौन थे? राम प्रसाद बिसम्बल जी थे। उन्हें उत्तर प्रदेश के किस जिले में फांसी दी गई थी? तो मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही है, गोरखपुर में फांसी दी गई थी। कहां पर? गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी 1925 में, ठीक है बच्चों, सॉरी 1927 में, 2 साल बाद। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद कर लेना। पूछा यह गया है जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना महाराष्ट्र के मुंबई शहर में की गई थी और A.O. हुम द्वारा की गई थी। और यह पूछा गया है कि इसका जो वार्षिक सम्मेलन होता था वह उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसका आयोजन किया गया था? तो आपको बता दूं, यह जो अधिवेशन हुआ था, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1885 में स्थापना हुई है कांग्रेस की, A.O. हुम ने की है, A.O. हुम ने की है, ठीक है। और A. हुम को कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। और इसका जो चौथा सम्मेलन था, कौन सा चौथा सम्मेलन था? चौथा वार्षिक सम्मेलन था, वो इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। कब? इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1888 में, 1888 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगर अध्यक्षता पूछ जाए तो बता दीजिए जॉर्ज यूल ने। किसने? जॉर्ज यूल ने की थी। और ये जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बच्चों। यह फैक्ट बन सकता है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, कुछ नदी दी हुई है और पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है? शहर दी हुए हैं, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, नदी किनारे शहर। जैसे गंगा नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। गंगा नदी किनारे पर लखनऊ नहीं बसा हुआ। लखनऊ मित्र गोमती नदी के बसा है, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है, गोमती नदी के तट पर जौनपुर बसा हुआ है और साई नदी के तट पर प्रतापगढ़ बसा हुआ है। इन बातों को आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? ऐसी इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं निकलती है, उत्तर प्रदेश राज्य में
नहीं बहती है, तो देखिए सोन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, सही बात है। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, गाजियाबाद में, बिल्कुल सही बात है। और शारदा नदी बहती है, लेकिन लूनी नदी है मित्र, ये कहाँ पर, ये राजस्थान में बहती है। कहाँ पर, राजस्थान में बहती है। अच्छा, एक नदी आपने सुनी होगी, माही नदी। माही नदी की विशेषता यह है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप लोग याद रखना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और लूनी नदी राजस्थान में बहती है, बाद बाकी नदियां सारी उत्तर प्रदेश में बहती है। इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। पूछा यह गया है, कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? इनमें से कौन सा एक बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? देखो, अहरौरा बांध है मित्र, ये भी उत्तर प्रदेश में है। अड़वा बांध भी है, बुंदेलखंड बांध भी है, लेकिन बदुआ बांध नहीं है। बदुआ बांध कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, बदुआ बांध बिहार में है। बाद बाकी अहरौरा बांध कहां पर है? तो मिर्जापुर में। अड़वा बांध मिर्जापुर में, बघेलखंड बांध बलरामपुर में। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे आप अलग से। तो मित्र, ये मेरा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो, रियली अच्छा लगा हो, तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैंने आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत की और मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया है। और चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको इसी तरीके कंटेंट देता रहूँगा, इस बात का वादा है मेरा। पीछे नहीं हटूंगा। बस आपको एक काम करना है, मेरा एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट के साथ बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और 5 दोस्तों का शेयर कर दीजिए और लाइक करिएगा। आपको सेशन कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। नए सेशन फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।